हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखेंगे। तो ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट इवोल्यूशन का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। फिर है पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। फिर है कंक्लूजन, फिर रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी पॉपुलेशन में कोई भी बैरियर जो जीन फ्लो को पॉपुलेशन के बीच रोकता है, इन्वायरमेंट में आए चेंजेस से सभी जीवों में चेंजेस होता है। इस प्रकार के चेंज जीवों को उस इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्ट करते हैं, परंतु एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट अलग अलग हो तो एक ही ऑर्गेनिज्म से उसकी सब स्पीसीज या नए स्पीसीज का विकास होता है। इस प्रक्रिया में नेचुरल बैरियर्स आते हैं, इसे आइसोलेशन कहा जाता है, जो कि जीवों के डेवलपमेंट में या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज में हेल्पफुल होता है। सेकेंड देखेंगे डेफिनेशन। किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के स्मॉल ग्रुप्स या सब स्पीसीज में डिवाइड होने की प्रोसेस को आइसोलेशन कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, आइसोलेशन वह नेचुरल इवेंट है जो परस्पर रिलेटेड स्पीसीज के बीच जीन फ्लो को रोकता है। थर्ड हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। सर्वप्रथम सन 1939 में जॉन स्काई ने आइसोलेशन टर्म की स्टडी किया एंड इन्होंने बताया कि आइसोलेशन इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइसोलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहला देखते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन एलोपैट्रिक स्पीसीज में होती है। इनके बीच पहले से ही जियोग्राफिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अर्थ की संरचना विभिन्नता लिए हुए है, पर्वत, नदियाँ, श्रृंखलाएं, वन, मरुस्थल आदि। इन सभी की नेचुरल कंडीशन भी अलग अलग होती है। इनके बीच फिजिकल बैरियर्स आते हैं, इनमें सर्वाइव करने वाले एनिमल भी अलग अलग होते हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक ही स्पीसीज के जीव छोटी छोटी सब स्पीसीज में बढ़ जाते हैं। सेकेंड देखते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां विभिन्न स्पीसीज एक ही क्षेत्र में रह सकती है, बट व्यक्तियों के गुण उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए रोकता है, उसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। पांचवा देखते हैं पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहला है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। प्री जाइगोटिक आइसोलेशन विभिन्न स्पीसीज के जीवों को मैटिंग करने से रोकता है एंड जाइगोट फॉर्मेशन से रोकता है। इस प्रोसेस में जाइगोट बनने से पहले आइसोलेशन की प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखते हैं प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या क्या आता है और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या क्या आता है। तो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में आता है इकोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सेसनल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इथोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मैकेनिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और गेमेटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या क्या आता है। पहला आता है साइटोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव, फिर सेकेंड आता है जाइगोटिव मोर्टेलिटी, फिर आता है हाइब्रिड इनवेबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, फिर है हाइब्रिड ब्रेक डाउन। इस प्रकार के मैकेनिज्म के कारण निकट संबंधी स्पीसीज के बीच सक्रिय जनन नहीं हो पाता है। निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इकोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब एक ही स्पीसीज के जीव डिफरेंट हैबिटेट या इकोलॉजिकल कंडीशन में रहने के कारण इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसे इकोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, फ्लोरिडा में पाए जाने वाले स्नेक की 2 स्पीसीज है। एक स्पीसीज मीठे पानी में और दूसरी खारे पानी में रहती है। निवास स्थान में डिफरेंस के कारण वे एक दूसरे के साथ मैटिंग नहीं करते हैं।
फिर सेकंड देखते हैं सीजनल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सीजन में डिफरेंस के कारण परस्पर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इस प्रकार की क्रियाविधि तभी अधिक प्रभावशाली होती है जब इन जीवों के बीच जियोग्राफिकल अथवा इकोलॉजिकल आइसोलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल है, ब्लेयर ने दिखाया कि अमेरिकन्स एंड फ्लावर्स टोड बुफो फोलेरी, इन दोनों में इंटरब्रीडिंग नहीं होता है क्योंकि बूफा अमेरिकन्स रेनी सीजन में जल्दी ब्रीडिंग करते हैं एंड बूफा फोलेरी देरी से प्रजनन करते हैं। तीसरा देखते हैं इथोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यह एक बिहेवियरल आइसोलेशन है। मैटिंग बिहेवियर में डिफरेंस के कारण इंटरब्रीडिंग को रोकता है। एक स्पीसीज के इंडिविजुअल में अपने पेरेंट को विशेष मैटिंग बिहेवियर से पहचानते हैं, जिनमें मैटिंग, डांस, सिंगिंग, स्कैंट लाइट्स इत्यादि शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रोसोफिला में डी मेलोंगेस्टर एंड डी सिमुलेंस की संबंधित स्पीसीज के मेल्स में कोर्टशिप बिहेवियर के विशिष्ट पैटर्न होते हैं। इन पैटर्न में फीमेल के सामने एक विशेष स्थिति में बॉडी का पार्टिकुलर पोजीशन, पंखों का प्रदर्शन इत्यादि शामिल है। मैटिंग के दौरान फीमेल्स इन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अपने साथी की पहचान करती है। चौथा है मैकेनिकल और मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस डेवलप होने के कारण इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती है। जेनाइटल ऑर्गन्स के डिफरेंस के कारण भी मैटिंग संभव नहीं होता है। स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म से मैटिंग नहीं कर सकते। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैन फ्यूज ने मौत की स्पीसीज के बीच डिफरेंस का वर्णन करता है। मौत की ऐसी प्रजातियां जिनमें मैटिंग के कारण क्षति पहुंचती है। फिर पांचवा देखते हैं फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म में भिन्नता होते हुए भी वे एक साथ रहते हैं तथा उनमें आदान प्रदान बना रहता है, बट उनमें मैटिंग की प्रोसेस सक्सेस नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक ही स्पीसीज की एग और स्पर्म को एक ही साथ लाया जाता है तो फर्टिलाइजेशन सफलता होगी 73.3% से 100% तक। लेकिन जब अलग अलग स्पीसीज के एग को एक साथ लाने से पहले मर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन 0% से 1.5% ही होती है। फिर छठवां देखते हैं गैमेटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यह आइसोलेशन गैमेटिक इनकॉम्प्लेबिलिटी के कारण आइसोलेशन होता है। इसमें मैटिंग की प्रोसेस तो होती है बट गैमीट में फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटीजेनिक रिएक्शन होता है। और एग्जाम्पल है, वॉल्प से पता चलता है कि जब बुफैलो फोलेरी एंड बी वेलिकैप्स के बीच मैटिंग की प्रोसेस होती है तो गैमीट मर जाते हैं। सेकेंड देखते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। यह एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है जो जाइगोट के फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। यह मैटिंग की अनुमति देता है बट जाइगोट के आगे डेवलपमेंट को रोक देता है। फिर है साइटोलॉजिकल आइसोलेशन। जब अंतर्विष्ट मैटिंग होती है तो आइसोलेशन फर्टिलाइजेशन क्षमता के स्तर पर संचालित होता है। क्रोमोसोम नंबर में अंतर डिफरेंस के कारण गैमीट के बीच सफलतापूर्वक जाइगोट नहीं बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज फ्रॉक राना एंड उसके क्लोरी रिलेटिव बुल फ्रॉक गैमीट में सेल रिलेटेड डिफरेंस के कारण हाइब्रिड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इन दोनों स्पीसीज के क्रोमोसोम डिफरेंट हैं इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। सेकेंड देखते हैं जाइगोट मोटिलिटी आइसोलेशन। टू स्पीसीज के बीच इंटरब्रीडिंग द्वारा फर्टिलाइजेशन सफल होता है बट जाइगोट जीवित नहीं रह पाता। यह विकास के दौरान किसी भी स्टेज में मर सकता है। एग्जाम्पल है, जब सी अर्चिन, पैरासेंट्रोटस एंड माइक्रोट्यूब्यूट कैलेटस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो अधिकांश एम्ब्रायो गैस्ट्रूला स्टेज तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। थर्ड है हाइब्रिड इंडिविबिलिटी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
जब इंटर स्पेसिफिक इंटरब्रीडिंग होता है तो हाइब्रिड जीवित नहीं रहते हैं। इसे हाइब्रिड इंडिविजुअलिटी आइसोलेशन कहा जाता है। कुछ समय बाद हाइब्रिड स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। फोर्थ है हाइब्रिड स्टेरिलिटी आइसोलेशन। कुछ भिन्न जातियों में इंटरब्रीडिंग से हाइब्रिड जाति का निर्माण हो जाता है, परंतु ये स्टेराइल होता है, अर्थात इनमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब गधा एंड घोड़ा के बीच मैटिंग प्रोसेस होती है तो उससे उत्पन्न प्रोड्यूस को खच्चर कहते हैं। यह ऑफस्प्रिंग स्टेराइल होती है, वह ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होता है। पांचवा देखते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। कुछ ऑर्गेनिज्म में दो भिन्न स्पीशीज द्वारा उत्पन्न हाइब्रिड स्वस्थ तथा प्रजनन करने के अल्प रूप में सक्षम होते हैं, परंतु उसके द्वारा उत्पन्न F2 जनरेशन की संतानें एबनॉर्मल तथा स्टेराइल होती है। इस प्रकार हाइब्रिड की F2 पीढ़ी स्वतः नष्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल है पोमैटो एक्सपेरिमेंट। पांचवा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ आइसोलेशन मैकेनिज्म। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ आइसोलेशन को समझने के लिए 2 थ्योरी दिए गए हैं। मुलर एंड डॉब्झानस्की द्वारा प्रोवाइड किया गया है। मुलर्स व्यू। मुलर का कहना है कि पॉपुलेशन कुछ ग्राफिकल बैरियर्स से अलग होती है। जब दो पॉपुलेशन जियोग्राफिकल रूप से अलग होती है तब वे अलग अलग एलोपैट्रिक पॉपुलेशन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक पॉपुलेशन में स्वतंत्र रूप से म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं तथा प्रत्येक पॉपुलेशन का जीन कोष इसके वातावरण के अनुकूल परिवर्तित हुए हैं। परिणाम स्वरूप जीव पर नए वातावरण में रहने के लिए स्वयं को अडेप्ट कर लेते हैं। एक लंबे समय के पश्चात इसके चेंजेस के फलस्वरूप संपूर्ण जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है। सेकेंड है डॉब्झानस्की व्यू। इसके अनुसार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर फर्टिलाइजेशन करने वाली स्पीशीज के एलील्स मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन आइसोलेशन के कम्प्लीमेंट्री जीन कॉम्प्लेक्स में चेंज के कारण होता है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन का स्पेशल रोल होता है। ये इसका डायग्राम है जियोग्राफिकल बैरियर्स का, तो डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद है कंक्लूजन। आइसोलेशन एक नेचुरल इवेंट होता है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज के बीच जीन फ्लो को रोकता है। इस टर्म को सर्वप्रथम साइंटिस्ट डॉब्झानस्की ने 1939 में डिस्क्राइब किया था। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें स्पीशीज साथ में तो रहते हैं बट उनके बिहेवियर के कारण उनमें मैटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती एंड जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। आइसोलेशन 2 टाइप के होते हैं जिसमें जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शामिल है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में 2 स्टेजेस शामिल हैं, प्री जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। अब देखते हैं लास्ट रेफरेंस, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय वीर बाला रस्तोगी एंड बाइनेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।